हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नार्मल क्लासेस। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस स्लाइड को आप पढ़ सकते हैं। ये क्लास हिंदी माध्यम के कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। इस क्लास में हम 1.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 का। ये क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए। यहाँ पे दो संख्याएं दी हुई हैं, ये भाज्य संख्या है या नहीं है। तो देखिए, भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, मतलब कम से कम 3 गुणनखंड हो या फिर 4, 5, 6 ऐसे। मिनिमम गुणनखंड रिक्वायर्ड है 3। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है 7 × 11 × 13 + 13। ये एक संख्या है, आपको यहाँ प्लस निशान दिख रहा होगा। इसका मतलब एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। इस संख्या को गुणनखंड के रूप में लिखा है और 13 को ऐसे ही लिखा है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 13 जो है दोनों में कॉमन है, तो मैंने 13 लिया कॉमन। यहाँ बच गया 7 × 11 प्लस 13 एकम 13। कॉमन लेने का मतलब है कि हमें जितनी ये संख्या है, इन संख्या में 13 का भाग देना है। तो यहाँ जब मैंने 13 का भाग दिया तो 7 × 11 बचा, यहाँ भाग दिया तो 1 बचा। 11 सत्ते होता है 77 प्लस 1, और 13 और ये हो गया 78 हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 13 × 78। तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे दो गुणनखंड आपको विजिबल हैं, एक तो 13, एक 78। इसके अलावा आपको ये पता है कि संख्या के डिफॉल्ट में दो गुणनखंड होते हैं, एक तो खुद होता है संख्या, स्वयं संख्या, और दूसरा एक। इसके अलावा ये गुणनखंड है। तो आप लिख देंगे ऐसे, यहाँ पे लिख दो 2 गुणनखंड, इसके बाद एक एक और एक स्वयं संख्या। इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्लियरली विजिबल है कि दी गई संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड हैं। इसलिए ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। इसके बाद भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि दो तो दिख ही रहे हैं और डिफॉल्ट में आपको पता ही है कि दो, एक तो स्वयं संख्या और एक, ये दो गुणनखंड और हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, इसको हम अगर तोड़ें तो। मेन मोटो क्या है कि हमें ये शो करना है कि इनके दो से ज्यादा गुणनखंड हैं। सेम इसी तरीके का दूसरा सवाल है, ये है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5। देखिए यहाँ पे प्लस में 5 का रखा है। ये एक संख्या है और ये एक संख्या है। इस संख्या को इन्होंने गुणनखंड के रूप में लिखा है, ये डायरेक्ट 5 लिखा है। तो दोनों तरफ 5 है, तो मैं 5 को ले लिया कॉमन। 5 कॉमन लेने से क्या हुआ, यहाँ 5 को छोड़ के लिख दो, 7 × 6 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5 एकम 5। यहाँ पे एक आएगा, जैसे यहाँ पे एक आया था। तो 5, इसको गुणा करते हैं छोटा छोटा, 2 × 3 = 6, 6 चौको 24, और ये 7 छक्का 42। तो ये तो हो गया 42 और ये हो गया आपका 24 प्लस में 1। पहले इनको गुणा करना है, तो 42 को 24 से गुणा करिए। 42 से 24 को गुणा करते हैं, 24 दूनी होता है 48, हासिल हो गए 4, 24 चौको 96 और 4 100। ये कितना हो गया 1008 प्लस 1, ये हो गया। यहाँ पे 5 और लिखो, तो 5 × 1009। सेम ऐसे लिख दो। दी गई संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो हमें यहाँ पर व्याख्या करनी थी। व्याख्या में क्या करना था, हमें ये सिद्ध करना था कि इसके दो से ज्यादा गुणनखंड है। अब देखते हैं अपनी प्रश्नावली 1.2। पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, चाहे वर्गमूल 2 हो, देखिए चाहे वर्गमूल 2 हो
चाहे वर्गमूल 3 हो, चाहे वर्गमूल 5 हो, एंड चाहे वर्गमूल 7 हो, ऐसे ही चाहे वर्गमूल 11 हो, एंड सो ऑन। वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या लिखी हो जो पूर्ण वर्ग ना हो, वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है, और उसका सिद्ध करने के लिए आए तो सबका एक ही तरीका है। इस सवाल को आप ढंग से देख लेंगे तो आपको ये सारे सवाल आ जाएंगे इनको सिद्ध करना। तो इसको ढंग से देखिए। देखिए, जब भी हमें ये सिद्ध करना हो कि कोई संख्या अपरिमेय संख्या है, आपको पता है कि वो अपरिमेय संख्या, बट आपको प्रूफ करना है, तो हमें एक विधि लगानी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं विरोधाभास विधि। मतलब इसके अगेंस्ट बोलेंगे। ये बोल रहा है अपरिमेय, हम बोल देंगे मान लो कि ये तो परिमेय है। अगर परिमेय नहीं हुई तो कैसी हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। तो इस विधि का नाम बोलते हैं, यहाँ लिख देना, विरोधाभास विधि। विरोधाभास विधि। तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ लिखेंगे मानना कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और आपको परिमेय संख्या की डेफिनेशन, परिभाषा पता है कि वह संख्या जिसे मैं किस में लिख सकूं? p बटे q में लिख सकूं। किस में लिख सकूं? p बटे q में। जहां पर p व q क्या है? पूर्णांक है। और यहां पर एक चीज और मान लेना है, यहाँ p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या क्या होती है? दो संख्याएं सहभाज्य संख्या कहलाती हैं अगर उनका जो कॉमन गुणनखंड है वो केवल एक हो। जैसे एग्जाम्पल आपने लिया 2 और 7। 2 का गुणनखंड होता है 2 गुणा 1, और 7 का 7 गुणा 1। यहाँ पर कॉमन गुणनखंड 1 आया। इस एक के अलावा कॉमन अगर नहीं है दो संख्याओं के बीच में, तो वो दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, और साथ में q का मान 0 के बराबर नहीं है, ये आपको लिखना है। तो p बटे q में लिख सकते हैं। तो मतलब मैं वर्गमूल 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वर्गमूल 5 बराबर p बटे q। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे वर्गमूल 5 है, तो वर्गमूल हटाने के लिए मैं यहाँ पे वर्ग करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्गमूल 5 का वर्ग करूंगा तो वर्गमूल हट जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा p² बटे q²। बटे 1 लगा के यहाँ पे मैं इसको वज्र गुणा करूंगा। क्या हो जाएगा? p² बराबर 5q²। इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। अब देखिए, कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत है। कोई भी संख्या एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए 6, और यहाँ पे इसके फैक्टर मैंने गुणनखंड लिखे 2 गुणा 3। तो आपको पता है किसी भी भाज्य संख्या को मैं उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूँ। 6 को मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य गुणनखंड है ये p²। आप समझो कि ये एक डब्बा है, ये डब्बे में कोई भी संख्या है, इसके मैं गुणनखंड जब करूंगा, अभाज्य उनका गुणा करूंगा, तो इस डब्बे में जो लिखी संख्या वो आएगी। तो ये p² है यहाँ पे। मतलब अभी फिलहाल यहाँ पे कोई p² को एक संख्या मान लीजिए, इसके गुणनखंड अगर आप लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ है 5 और यहाँ पे है q²। तो आपको पता है कि यहाँ पे 5 एक गुणनखंड आया इस संख्या का। इसका क्या मतलब हुआ कि गुणनखंड क्या होता है? जो संख्या को पूरी तरह विभाजित करे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5 है वो p² को विभाजित करेगा। इसका क्या मतलब है? 5 p² को विभाजित करता है, क्योंकि गुणनखंड है। 5 क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड को हम ऐसे तो लिखते हैं, एक ये संख्या लिखी फिर ये गुणा, यहाँ बीच में गुणा का निशान होता है। ऐसा समझो कि यहाँ पर क्या है? 5 है, और यहाँ पे एक संख्या और है तो इसको मैंने लिख दिया q²। तो ये 5 जो है इसका गुणनखंड है, इसका मतलब इस संख्या को 5 विभाजित करेगा। और आपने एक प्रमेय पढ़ी, अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो उस संख्या को भी करेगी। मतलब 5 p को भी विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि p का एक गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा।
तो मैं क्या करूँगा, इस p को लिख सकता हूँ, p का एक गुणनखंड 5 है, तो p को लिख सकता हूँ 5 और एक संख्या और लगा दो यहाँ पे कोई गुणनखंड। ये मैंने मान लिया कि p के गुणनखंड में एक 5 है और एक कोई और संख्या है, इसको मैंने मान लिया, माना, इसको लिख लिया मैंने समीकरण नंबर 1। p को मैंने ये मान लिया है क्योंकि p का एक गुणनखंड 5 है। जब p को 5 डिवाइड कर रहा है तो p का गुणनखंड 5 हुआ, तो p के गुणनखंड में 5 आएगा, तो 5 गुणा कुछ और भी गुणनखंड आ सकता है, तो यहाँ पे मैंने उसको k मान लिया है। ये जो मान है इसको 2 नंबर बना ली, पीछे कुछ बनाया है, हाँ पीछे 1 नंबर बनाया, तो इसको 2 नंबर बना लीजिए। अब p का मान समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर देखो 1 का समीकरण क्या है, 1 का समीकरण है p स्क्वायर बराबर 5 q स्क्वायर, p स्क्वायर बराबर 5 q स्क्वायर, ये मेरा समीकरण नंबर 1 है। तो p की जगह मैंने क्या रखा, 5k रखा। यहाँ पे वर्ग है तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के वर्ग लगाया, बराबर 5 है, फिर ये है q स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का हो गया 25 और k का हो गया k स्क्वायर, और ये हो गया 5q स्क्वायर। देखो ये 25 है, ये 5 है, तो दोनों तरफ मैं 5 से भाग दे दूंगा, दोनों तरफ 5 से भाग देने पर तो ये हो जाएगा 5k स्क्वायर, यहाँ पे 5k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, 5 से डिवाइड किया तो 5 25 में 5 कट गया, तो ये q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5k स्क्वायर हो गया। आपको पता लगा q स्क्वायर का भी एक गुणनखंड 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अगर 5q स्क्वायर करेगा इसका मतलब 5q को भी करेगा, 5q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं q का एक गुणनखंड 5 हो जाएगा, तो q को लिख सकता हूँ 5 गुणा में एक दूसरा गुणनखंड, अभी k मानना था, यहाँ पे मान लीजिए l, इसको भी मानना कर दीजिए और समीकरण नंबर 3 कर दीजिए। अब देखो समीकरण 2 और 3 को ठीक से देखने पर क्या लग रहा है, समीकरण 2 व 3 से देखो 2 नंबर समीकरण ये, यहाँ पे देखो 5 गुणनखंड आया, p का एक गुणनखंड 5 आया, यहाँ पे q का गुणनखंड 5 आया। जब हमने p व q को माना था तो क्या माना था, सहभाज्य। सहभाज्य क्या होता है कि जिनका केवल एक ही गुणनखंड हो, सिंगल, एक आना चाहिए, गिनती का एक। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 5, इधर भी 5 गुणनखंड है, इधर भी 5 गुणनखंड है, से स्पष्ट है कि p व q सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, संख्याएं नहीं है। इसका मतलब हमारी परिकल्पना जो हमने कल्पना की थी कि भाई वो परमेय संख्या है, हमारी परिकल्पना गलत है। अगर हमारी परिकल्पना गलत है, हमने क्या माना था कल्पना में, हमने माना था कि परमेय संख्या है, ये जब गलत है तो ये कैसी हो जाएगी, वर्गमूल 5। वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यही मुझे सिद्ध करना था, इति सिद्धम। सेम तरीके से आप वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11 एंड सो ऑन किसी को भी आप सिद्ध कर सकते हो कि वो एक अपरिमेय संख्या है। तो ये एग्जाम के लिए, आरबीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टेट बोर्ड में भी ये सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है सिद्ध कीजिए 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए पहले तो आप ये बताओ कि क्या ये अपरिमेय संख्या है। देखिए 3 + 2 वर्गमूल 5 लिखा हुआ है, ये 3 कैसी संख्या है, 3 आपको पता है पूर्णांक है, तो कैसी है, परिमेय संख्या है। और अगर मैं इसके बारे में बात करूँ 2 वर्गमूल 5, तो ये कैसी संख्या है, ये आपके पास परिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर मैं परिमेय का अपरिमेय से गुणा करता हूँ तो कैसा आता है, अपरिमेय आती है, तो कैसी संख्या होगी, अपरिमेय होगी।
अगर परिमेय और अपरिमेय का मैं जोड़ करूंगा तो कैसी संख्या आएगी? अपरिमेय आएगी। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या, ये तो आपको पता है। ऐसा एमसीक्यू, अगर एमसीक्यू में आ जाए कि भाई 3 + 2 वर्गमूल 5 कैसी संख्या है, तो आपको क्या बताना है? अपरिमेय। क्या मेथड लगाओगे भाई? पहले चेक करोगे 3 कैसा है? परिमेय है। 2 वर्गमूल 5 कैसा है? अपरिमेय। 2 वर्गमूल 5 कैसे पता लगता है? यहाँ से, क्योंकि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। जब परिमेय और अपरिमेय का गुणा होता है तो कैसा आता है? अपरिमेय। तो यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय का जोड़ किया गया है। जब जोड़ करें या घटा करें कैसा आता है? अपरिमेय संख्या आती है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो सेम मेथड लगाएंगे। कौन सा? विरोधाभास। विरोधाभास विधि, मतलब इसके अगेंस्ट में हम बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? माना कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और आपको पता है इसको मैं P/Q में लिख सकता हूँ, तभी परिमेय होगी। यहाँ पे जहां P व Q पूर्णांक होते हैं एवं Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए मतलब क्या? 0 से बड़ा चाहिए। तो इसको P/Q लिख सकता हूँ, मतलब 3 + 2 वर्गमूल 5। अब ऐसे सवाल में याद रखिए, जो हम मुझे पता है कि अपरिमेय संख्या है उसको बाईं तरफ रखना है। तो आपको वर्गमूल 5 पता है, यहाँ पे 2 गुना में भी, तो पहले इसको बाईं तरफ रखिए। 2 वर्गमूल 5 बराबर P/Q, यहाँ पे है ही राइट साइड में, 3 को लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये भिन्न है, यहाँ नीचे 1 लगा लो तो ये भी भिन्न हो गई। तो ये भिन्नों का अभी हम क्या करेंगे? घटा करेंगे। तो यहाँ पे Q आ गया एलसीएम, यहाँ हो गया P, Q से Q कट गया। यहाँ 1 है तो 1 का डिवाइड करेंगे, Q आया, Q को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3Q आ गया। ये हो गया 2 वर्गमूल 5। हमें चाहिए केवल वर्गमूल 5, तो वर्गमूल 5 बराबर करेंगे तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा करेंगे, ये 2 का हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, तो 2 से भाग करेंगे 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल 5 और ये हो जाएगा P - 3Q बटे Q है ही ऑलरेडी, 2 से डिवाइड कर देंगे 2Q हो जाएगा। अब आपको यहाँ देखो, ये वाली जो संख्या है ये कैसी है? ये संख्या है अपरिमेय। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, ऐसे तीनों लगा दो। ये कैसी संख्या है? P और Q कैसे हैं? यहाँ पे पूर्णांक है, तो ऊपर एक संख्या नीचे एक संख्या, और ये आपके पास पूर्णांक है, तो कैसी संख्या हुई? ये परिमेय संख्या हुई। परिमेय संख्या यहाँ पे बराबर संख्या। अपरिमेय परिमेय के बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लिख दीजिए, अपरिमेय बराबर नहीं होती परिमेय के। इसका मतलब क्या है कि हमारी परिकल्पना गलत है। हमारी परिकल्पना गलत है, तभी तो ये बराबर आ गया ऐसे। इसका क्या मतलब हुआ? 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय है। संख्या है। ये सवाल भी 2024 या 23 में आया हुआ है। स्टेट बोर्ड में ये सवाल आता रहता है। ये और वर्गमूल 5 और वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 ये सवाल आते रहते हैं, तो इनको ध्यान से आप लोगों को बार बार रिवाइज करना है। सिंपल है, बस थोड़ा इसमें आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है और थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब है, सिद्ध कीजिए कि संख्याएं अपरिमेय। ये तीनों संख्याएं दी हुई हैं, ये अपरिमेय संख्याएं। पहले तो आप खुद बताओ कि क्या ये अपरिमेय संख्या है? देखो, 1/वर्गमूल 2 लिखा हुआ है। यहाँ बताता हूँ, 1/वर्गमूल 2 लिखा हुआ है। ये कैसी संख्या है? ये हमारे पास परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। परिमेय में अपरिमेय का भाग देते हैं तो कैसी संख्या आती है? अपरिमेय आती है, तो ये अपरिमेय है। इधर देखो, ये एग्जाम्पल वैसा ही हो गया पिछला वाला। 7 कैसा है? 7 हमारे पास परिमेय संख्या है। गुणा वर्गमूल 5 कैसा है? अपरिमेय है, तो क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। ये मैंने पहले बता दिया। इसका मतलब क्या है कि परिमेय के अंदर आप प्लस करो, माइनस करो, इंटू करो और डिवाइड करो। किससे? अपरिमेय से। तो क्या आएगा? अपरिमेय ही संख्या आएगी। अपरिमेय संख्या आएगी। बस याद ये रखना, परिमेय संख्या में आपको 0 नहीं लेना है।
क्योंकि 0 लोगे तो 0 हो जाएगी, तब वो कैसी हो जाएगी, परिमेय। तो यहाँ पर नॉन जीरो परिमेय संख्या लेनी है जो 0 ना हो। अब हम इसको सिद्ध करते हैं। सेम तरीका रहेगा, कौन सा, विरोधाभास। तो आप क्या बोलोगे, माना 1/√2 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या। मान लीजिए एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता है इसको मैं किस में लिख सकता हूँ, p/q में लिख सकता हूँ। किसको, 1/√2 को। और सेम लिखना है इसमें, p व q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, और q का मान 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए मैंने क्या बोला था, वर्गमूल 2 को इधर रख लो। तो आप देखो वर्गमूल 2 बराबर निकालूंगा मैं, उल्टा कर दिया मैंने इसको, वर्गमूल 2/1 लिख दिया, बराबर इसको भी उल्टा कर दो। ऐसा मैं उल्टा कर सकता हूँ। किसी भिन्न अगर जो है वो बराबर में यहाँ पे साइन है तो अंश को हर बना दो दोनों तरफ, तो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है तो आप वज्र गुणा करके करेंगे तो वर्गमूल 2 बराबर q/p आएगा। अभी मैंने क्या किया, अंश को हर से बदल दिया, हर को अंश से बदल दिया, दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ अगर आप ऐसा करते हैं तो उस समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए आपको पता है ये कैसी संख्या है, ये हमारे को पता है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये दोनों बराबर लिखिए। और आपको पता है कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती परिमेय संख्या के। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी परिकल्पना गलत है। इसका क्या मतलब हुआ, 1/√2 अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था। सेम ये भी ऐसे ही करेंगे, इसमें भी ये लिखेंगे, माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, p/q के रूप में लिख सकता हूँ। 7/5 को मैं p/q में लिख सकता हूँ। और p व q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। और q का मान 0 के बराबर नहीं है। अगर मुझे वर्गमूल 5 लाना है तो 7 का भाग कर दो दोनों तरफ, दोनों तरफ 7 का भाग कर दो, दोनों तरफ 7 का भाग करने पर तो यहाँ पे वर्गमूल 5 बच गया और 7 का यहाँ भाग देंगे, p/q है ही, 7 का और देंगे तो 7 यहाँ आ जाएगा। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। आपको पता है अपरिमेय। ये कैसी संख्या है, परिमेय। ये अपरिमेय, ये परिमेय और ये अपरिमेय, क्योंकि ये p/q में लिखी हुई है। ऊपर अंश नीचे हर, और p और q जो है वो पूर्णांक है, आपने पहले ही माना है। और आपको पता है अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती किसके, परिमेय संख्या के। इसका मतलब हमारी परिकल्पना गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 7/5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम लिख दो लास्ट में। तीसरा सवाल देखो, ये हमने पहले कर लिया, सेम कॉन्सेप्ट पे करेंगे। माना कि 6 + √2 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, p/q के रूप में लिख सकता हूँ। किसको, 6 + √2 को, जहाँ पे p व q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। और q का मान 0 के बराबर नहीं है। वर्गमूल 2 को इधर रख लो, वर्गमूल 2 इधर रखा तो p/q यहाँ है ही, 6 इधर लाया तो माइनस का हो गया, यहाँ बटे में 1 लगा दो, एलसीएम ले लो। एलसीएम q है यहाँ पे और 1 है तो क्या आया, q आया। यहाँ क्या हुआ, p बचा, यहाँ क्या हुआ, 6q हुआ, 6q। आपको पता है ये कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, और जिसके बीच में बराबर लगा है। और आपको पता है कि अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती किसके, परिमेय संख्या के। इसका क्या मतलब हुआ, हमारी
परिकल्पना गलत है। इसका क्या मतलब हुआ कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था। इति सिद्धम। इसी के साथ प्रश्नावली 1.2 हमारी खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।